बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड टेट 2024 आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ संपूर्ण पेडागॉजी। इसमें देखेंगे आप आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद हम देखेंगे आपके गणित पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर आपका देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और लास्ट में आप देखेंगे इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो टोटल ये आपके हो जाएंगे आपका 30, 60 और 75 प्रश्न आपके टोटल ये हो जाएंगे, एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, चिंतन को बढ़ाना है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। मैंने बोला बच्चे को क्या है, पुरस्कार देना क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। अगला क्या कह रहा है आपका, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। ठीक है, यानी बच्चे को क्या है, हतोत्साहित करना है और जो टीचर कहे वही करना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका तीसरा कह रहा है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। व्याख्यान विधि आपका क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला देता आपका चौथा कह रहा है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करना क्या होता है, चर्चा यानी डिस्कशन करना आपका सही होता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, व्याख्यान तो कहा गया है लेकिन स्पष्ट व्याख्यान करना आपको, तो यानी चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं अब हम आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ठीक है, याद करना, प्रतिस्मरण और सुनाना। याद करना, प्रतिस्मरण करना गलत हो जाएगा। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, यानी शिक्षक की नकल करना, ये भी गलत हो जाएगा। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना शिक्षक से, वाद विवाद करना यानी डिस्कशन करना, ये भी आपका सही है। ठीक है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, नकल करना आपका गलत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, गलत हो जाएगा। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी गलत हो जाएगा। अपनी रुचि से, यानी बच्चे अच्छा तब करते हैं जब वह क्या है, अपनी रुचि से करते हैं। पुरस्कार मैंने बोला गलत हो जाएगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जब वह क्या है, अपनी रुचि से करते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न कह रहा है आपका कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या फिर बाधा के रूप में। तो बहुभाषिकता क्या होती है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगला है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर है, यानी बच्चे को हमें कमजोर दिखाना है, गलत हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, यानी शिक्षक भी आपका असफल है और शिक्षार्थी भी असफल है, गलत हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, बिल्कुल सही। गलतियां जो होती हैं हमें बच्चे को करने देना चाहिए, यह क्या होती है, उनके चिंतन कि कहाँ तक उसने सीखा है उसके अवसर के रूप में एक देखा जाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कठोरता नहीं दिखानी है हमें बच्चे को, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं आपका, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह किसका कथन है आपका, कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, यानी पैसिव नहीं, एक्टिव होते हैं बच्चे। बच्चे एक एक्टिव होते हैं एंड द स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, और वह क्या है, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना खुद करते हैं। यह कथन कहा था आपके जीन प्याजे ने, चौथा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए सातवां देखता आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना बाल केंद्रित कक्षा कहता है। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना।
बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर चौथा कह रहा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता गलत हो जाएगा, और जो शिक्षक कहेंगे उसका अनुसरण गलत हो जाएगा। नैतिक शिक्षा के बारे में भी नहीं कहता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो क्या करती है, बच्चे को क्या है खुद के अभिव्यक्त करने के लिए उसको क्या है मौका देती है, और सक्रिय भागीदारी को भी महत्व देती है। आठवां प्रश्न आपका, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस रूप में? प्रतियोगिता को बढ़ाकर, प्रतियोगिता बढ़ाना गलत हो जाएगा। ठीक है। कोई भी सहायता ना देकर, बच्चे को कोई सहायता नहीं देनी है, गलत हो जाएगा। उसे एक भाषण देकर भाषण देना बच्चे को, गलत हो जाएगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, यानी कार्य को क्या है जो शिक्षक जो है वह कार्य को क्या है छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। अगर कोई कठिन कार्य है तो क्या है एक शिक्षक को क्या है उसे क्या है छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। ठीक है। अगला देखता हूँ हम आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। यानी जैसा उन्होंने सीखा है उसी डिटो वह कॉपी करके बोल देंगे, या फिर जो उन्होंने ग्रहण किया है वह उसे डिटो प्रस्तुत कर देंगे। यह अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। ये एक प्रभावी आकलन युक्ति है? नहीं। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्त अनुभवों की व्याख्या करते हैं, और क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, ज्यों का त्यों, यानी ज्यों का त्यों नहीं रट सकता है। ठीक है। वो केवल और केवल क्या है ज्ञान की प्राप्ति करता है। ये आपका सही है। ठीक है। चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे आपका, अच्छा है, गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि जो व्यक्ति होते हैं वो अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों के त्यों उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखता है आपका, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है। यानी बच्चे क्या है समूह में उनको क्या है हमें अवसर दिया है, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत करते हैं, या फिर समान रहते हैं। स्थिर रहना गलत, अवनत करना गलत, समान रहता है गलत। बेहतर कर देता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं अपने क्या है चर्चा करते हैं, उन्हें अवसर मिलता है। ठीक है, एक दूसरे से समूह में चर्चा करते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, विकास की गति क्या है, हर व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है विकास। तो यह क्या होता है, किस नमूने को अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी की ओर, अव्यवस्थित की ओर, अप्रत्याशित की ओर, या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित की ओर। तो विकास क्या होता है आपका क्रमबद्ध तरीके से चलता है और एक व्यवस्थित रूप में आपका विकास चलता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिखता है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है? नहीं, विकास जो होता है वह क्या होता है जन्म से प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक चलता है। ठीक है, समाप्त नहीं होता है आपका। जब तक मनुष्य की क्या है मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। बिल्कुल, समाज और संस्कृति ही बच्चे के क्या है विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकास एकल आयामी है? नहीं, विकास क्या है बहुआयामी है। ये भी गलत हो जाएगा। विकास पृथक होता है? नहीं, विकास पृथक नहीं, विकास को हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि समाज और संस्कृति विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला देखता आपका, अगला प्रश्न देखता आपका 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है व्यक्तियों में? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, अनुवान आनुवांशिक वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति और उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। केवल जीन पर निर्भर नहीं करता है, जन्मजात नहीं होता है, वातावरण पे भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि विकास जो होता है वह क्या है वंशानुगत और वातावरण दोनों का मेल होता है, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये प्रश्न तो कई बार आपको पूछा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम आपका, बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है। तो परिवार कम भूमिका, रोमांचकारी भूमिका, मुख्य भूमिका, या फिर गौण भूमिका। तो बच्चा क्या वो जो परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट होता है, प्राथमिक कारक होता है, और वह क्या एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है।
ठीक है। आपको ये प्याजे की अवस्था दी गई आपको, तो आपको बताना है कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रात्मक अवस्था, इसमें बच्चा जो होता है वह क्या होता है आपका, मूर्त संक्रात्मक अवस्था यानी मूर्त चीज़ों को समझता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, यानी बच्चा क्या है, वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये तो आपका सही है। अगला क्या कह रहा है आपका कि औपचारिक संक्रात्मक में बच्चा अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। औपचारिक यानी जो आपकी लास्ट अवस्था होती है औपचारिक में, बच्चा अनुकरण प्रारंभ, अनुकरण पहले से ही करना सीख जाता है, ये गलत हो जाएगा। शैशव अवस्था में क्या हो जाता है, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में क्षमता नहीं। तर्क आपका बच्चा बाद में करता है, शैशव अवस्था आपकी छोटी अवस्था में नहीं करता है। पूर्व संक्रात्मक में निगमनात्मक तर्क नहीं, निगमनात्मक तर्क कब आता है आपको, अब निगमन तर्क बच्चा कब करने लग जाता है आपका, लास्ट वाली स्टेज में, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये आपका पहला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्याजे की अवस्था जो इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे आपका SPCF, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल, संवेदीगामक, ठीक है। पूर्व संक्रात्मक, मूर्त संक्रात्मक और औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, ये इसकी आपको जो है याद रखना। आपको जो संवेदीगामक अवस्था है वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, और जो आपकी पूर्व संक्रात्मक अवस्था है यह 2 से 6 वर्ष, और मूर्त जो आपकी 6 से आपका 11 वर्ष, और जो आपकी लास्ट जो होती है जिसमें बच्चा क्या है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, जिसे हम औपचारिक संक्रात्मक कहते हैं, वह 11 प्लस यानी 11 से ऊपर अवस्था, ठीक है। ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या फिर विपर्य चिंतन। तो ये क्या हो जाएगा कि बच्ची धूप में, अगर उसने देखा होगा कि धूप में जो है कपड़े क्या है जल्दी सूख जाते हैं, तो यह क्या दिखा रही है, बच्चे का क्या है, कार्य कारण हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय कि डैश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको पूछा जाता है कि पियाजे का जो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वह किस प्रकार से वयस्कों से अलग होता है, ठीक है। वह क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा में, ठीक है। मात्रा में सेम रहता है, मात्रात्मक सेम रहता है, लेकिन प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो आपका एडल्ट से आपका जो है बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वह एडल्ट से किस प्रकार से आपका डिफरेंस होता है, इन विच वे, क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में बोलते हैं मैंने आपको। चलिए अगला देख आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ठीक है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। उपहार देना गलत हो जाएगा, और प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने पर बिना स्पष्टीकरण के आप प्रश्न पूछ देंगे, नहीं हो जाएगा। प्रेरित करने वाला भाषण भी उतना सही नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, क्या है, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर बच्चों को प्रश्न पूछना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 1900 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करने से। तो बच्चे कब सीखते हैं, ये कह रहा है कि वाइगॉस्की के अनुसार। तो मैंने बोला वाइगॉस्की की थ्योरी क्या होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की थ्योरी है। उन्होंने क्या है कि बच्चा क्या है, जब समाज में रहता है तभी उसका विकास अच्छी तरीके से होता है, किसके अनुसार, वाइगॉस्की के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया यानी समाज में रह रहे हो तब उसका विकास होगा, फोर्थ ऑप्शन। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया, आपका नैतिक विकास के चरण, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट प्रश्न है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जहाँ पे समझाना होगा वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है, एक कक्षा जिसमें शिक्षक नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। याद करना गलत हो जाएगा, ठीक है।
एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होती है। मैंने बोला पाठ्य पुस्तक, जहाँ पे भी आ जाएगा कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, यह आपका गलत कथन होगा, ठीक है? क्योंकि बाहरी दुनिया से भी हमें क्या है, शिक्षा मिलती है, केवल हम पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर नहीं रहते हैं। अगला कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी हर बच्चे का ध्यान रख रही है, यानी बच्चा क्या है, बाल केंद्रित है, ठीक है? चौथा कह रहा है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले दंड और पुरस्कार से संचालित होता है। दंड और पुरस्कार नहीं देना है, गलत हो जाएगा। दंड भी गलत है आपका, पुरस्कार भी गलत है। तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं आपका 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। बुद्धि क्या है आपसे पूछ रहा है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। क्या है बुद्धि? तो बुद्धि क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है आपका बुद्धि, ठीक है। अगला देता है आपका, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कब महत्वपूर्ण है, अब अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, या फिर निरपेक्ष है। तो आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे का जो होता है भाषा विकास का सबसे जो होता है संवेदनशील काल कौन सा होता है, तो वह क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ये क्या है, अति संवेदनशील अवस्था होती है, इसी में बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखता है। इंग्लिश में कहता हूँ मैं से कि व्हाट इज़ द डेवलपमेंट एज ऑफ अ चाइल्ड इन विच ही लर्न्स अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अगला देखता हूँ आपका 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या है? जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, बिल्कुल रूढ़िबद्ध धारणा, यानी जो धारणा पहले से चली आ रही है, ठीक है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, लेकिन पहला कह रहा है कि जातीय भेदभाव का परिचालक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लड़के लड़कियों के भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रहा है, ये रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, ठीक है, कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यानी ये पहले से चलती आ रही है। जैसे एक प्रश्न आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो लड़की है वो, हम सपोज हमने एक लड़के को क्या है, एक गुड़िया दे दी, तो वह कहता है मैं इससे नहीं खेलूंगा क्योंकि वो लड़कियां इससे खेलती है, गुड़िया से खेलती है। तो यह क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा चल रही है आपका कि जो है लड़कियां ही गुड़िया से खेलती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका रूढ़िबद्ध धारणा। अगला है, आकलन क्या होता है। आकलन क्या होता है, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति। लेबल करना बच्चे को, वर्गीकृत करना बच्चे को गलत होता है, ठीक है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, प्रतियोगिता बढ़ाना बच्चे में, कंपटीशन, गलत हो जाएगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, तनाव और दबाव को उत्पन्न करना बच्चे में, गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है ये, ठीक है। अगला देखता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है। क्या पूछ रहा है आपका, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन है, समावेशन का, ठीक है। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बच्चे को क्या है, अलग कर रहे हो आप, गलत हो जाएगा। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल ये आपका सही है। चौथा कह रहा है कि यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, नहीं, ये नहीं होता। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सभी बच्चों को क्या है, एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, किस विद्यालय में, नियमित विद्यालय यानी नॉर्मल स्कूल जो रहती है आपकी, वहाँ क्या है, नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का एक अधिकार है, ठीक है। अगला देखता है आपका
वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, ठीक है, यानी वंचित समूह के बच्चे हैं, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं, तो एक शिक्षक को किस रूप में उनकी सहायता करनी चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देकर, यानी उन्हें बहुत सा लिखने का कार्य देकर नहीं, ये गलत हो जाएगा। उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करके और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना, बिल्कुल ये सही कह रहा है आपका। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना, नहीं। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, गलत हो जाएगी। उन बच्चों पर ध्यान नहीं देना है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोगिता की पहचान करता है? ठीक है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बढ़ना बदलना, यानी मूड स्विंग होना, बच्चे का मूड स्विंग हो रहा है तो ये अधिगम नियोगिता की पहचान है। या फिर अपमानजनक व्यवहार करना, बच्चा क्या है, अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, ठीक है। बी को डी, वज को 100 और 21 को 12 लिखना, ठीक है। या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि करना। तो कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगिता की पहचान है, यानी बच्चा क्या है, अधिगम निरोगिता, तो यह क्या हो जाएगा, जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जिसे आपको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पठन वैकल्य, यानी बच्चे को क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। वह बी को डी लिखता है, वज को 100 लिखता है, 21 को 12 लिखता है, यानी उसे क्या है, पठन वैकल्य, पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, डिसलेक्सिया इसे हम बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है यानी कम दिखाई देता है बच्चे को, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना, यानी उसके लिए कोई जो है हमें प्रबंध नहीं करना है और उसे क्या है नॉर्मल स्कूल में डाल देना है, गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, गलत। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। या फिर चौथा कह रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है। तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज कोई दिव्यांग बच्चा है तो हमें क्या है, उसे ऐसा नहीं कि उसके लिए सेपरेट स्कूल में डालना है, वैसे बनी है उनके लिए, लेकिन हमें उनको अलग नहीं करना है, सेपरेट स्कूल में नहीं डालना है। हमें क्या करना है, अपनी शिक्षण प्रणाली में जो है चेंज करना है, ठीक है। उनके लिए विशेष प्रावधान करना है, अगर बच्चा नहीं चल पा रहा है तो उनके लिए रैंप बनाना है हमें, ठीक है, ताकि उसको आसानी हो पाए चलने में, ठीक है। अगला है, लास्ट प्रश्न आपका सीडीपी का प्रश्न है, बाल विकास का। सीखना क्या होता है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा चौथा, कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 30 प्रश्न हैं आपके बाल विकास के। तो बहुत मेहनत लग रही है, आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब आते हैं हम आपका गणित पेडागोजी पे, ठीक है। तो गणित पेडागोजी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कि कक्षा दूसरे के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। यानी कक्षा 2 में आप एक शिक्षक हैं कक्षा 2 के, और आप जोड़ करना सिखा रहे हो, तो कौन सा एक अच्छा युक्ति रहेगी आपको बताना है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए, यानी शब्द वाले प्रश्न नहीं कराने हैं, ये तो गलत हो जाएगा। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल। योग अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि हमने क्या है आपको 2 टॉफ़ी दी, ठीक है, और फिर 1 टॉफ़ी आपकी माता ने आपको दी, ठीक है, तो टोटल कितनी टॉफ़ी हो गई, 3 टॉफ़ी हो गई। तो इस प्रकार से योग को हम क्या है शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा सिखाएंगे बच्चे को, ठीक है, ये आपका सही है। अगला दिखता आपका, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, नहीं, ये गलत है कि आप जो है जो शब्द वाले प्रश्न होंगे वह उनको अंत में कराएंगे, ये आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, योग को हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे बच्चे को, उन्हें क्या है शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए अगला दिखता आपका, अगला क्या कह रहा है। अगला आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये आपसे गणित में पूछा जाता है कई बार। कक्षा दूसरे के शिक्षक ने
योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक कटोरे में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए, ठीक है। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? ठीक है। संवर्धन कहेंगे, पृथक्करण कहेंगे, या फिर योग का पुनरावृत्ति कहेंगे, या फिर समुच्चयन कहेंगे, ठीक है। पृथक्करण गलत हो जाएगा, ये दो गलत हो जाएंगे। हमारे पास बढ़ता है संवर्धन और समुच्चयन, ठीक है। आपके पास एक टोकरी है, ठीक है। आपने क्या करा कि एक टोकरी में 5 सेब थे और आपने उसमें क्या है 7 सेब और जोड़ दिया, ठीक है। 7 सेब और डाल दिया, तो इसे हम बोलेंगे आपका समुच्चयन बोलेंगे आपका, ठीक है। संवर्धन नहीं होगा आपका, ठीक है। इसका हो जाएगा समुच्चयन, ठीक है। अगला देखता है आपका, अब गणित में त्रुटियों के बारे में आपसे कहा गया है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन क्या है? यह कथन सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके, तीसरा और चौथा। सही, क्योंकि वे बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। चौथा कह रहा है कि सही है, क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के विषय में फीडबैक देना, यानी प्राप्त अंक, मैंने बोला जहाँ पे अंक के बारे में आएगा गलत हो जाएगा। तो तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है? डीन्स ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा, या फिर 10/10 वर्गीकृत ग्रिड। ग्रिड यानी ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर क्या है, आप दशमलव से सिखाओगे नहीं, गिन तारा से भी नहीं सिखाओगे, आप सिखाओगे संख्या चार्ट से कि 1/10 क्या है, बड़ा है 1/100 से, ठीक है। आप क्या है उन्हें संख्या चार्ट से बताओगे। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं को मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करना, आकलन करना, परीक्षण करना, या फिर अध्यारोपण करना। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई बताने की है, परीक्षण बोलते हैं उसे हम, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की जो पहेलियां होती हैं किसमें मदद करती है? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने के लिए, ठीक है, या फिर विद्यार्थियों का मनोरंजन प्रदान करने के लिए, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने के लिए, या फिर समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए। कि हम गणित में पहेलियाँ क्यों पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा ताकि बच्चे क्या है समस्या को सुलझा सके और उनको इंटरेस्ट आए गणित में, इसलिए गणित में पहेलियाँ होती है आपकी। गणितीय संरचना उल्लेख करता है कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। कि गणितीय संरचना उल्लेख क्या बताता है हमको कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की एक क्षमता है, ठीक है। समस्याओं को सुलझाने की एक क्षमता है, या फिर गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल है, या फिर गणित के कक्ष में बोलने की एक क्षमता है। गणित में आप बोलना नहीं सीखते हो, ये तो गलत है। प्रश्नोत्तरी में भाग लेना गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा कि गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की एक क्षमता आपकी गणित में एक संरचना है, ठीक है। अगला देखता है आपका राष्ट्र पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में आपका प्रश्न है कि 2000 एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, ठीक है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, बिल्कुल सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, हाँ बिल्कुल सही है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें यही पूछा कि कौन सा गलत है, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कि उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराने के लिए आप बच्चे को गणित करा रहे हो, इस प्रकार का कोई वो नहीं है आपका, एनसीएफ ने नहीं कहा है, ठीक है।
एनसीएफ ने कहा है कि हमें बच्चे का क्या है गणितीकरण करना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं को जटिल से सरल के प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, ठीक है। मूर्त क्या होता है? जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, ठीक है। बच्चा क्या है, पहले छुएगा, करके सीखेगा, फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन करेगा, ठीक है। अगला देखता है आपका, ये आपका ज्यामितीय ज्योमेट्री पे आपका प्रश्न है, ठीक है। ये वैन हीले का प्रश्न लग रहा है मुझे कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, ठीक है। मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, औपचारिक निगमन। ये आपका वैन हीले से आपका प्रश्न पूछा गया है कि वैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत क्या है। वैन हीले ने बोला था सबसे पहले क्या आता है? मानसिक चित्रण आता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका औपचारिक निगमन आता है, तब आपका आता है अनौपचारिक निगमन, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक चित्रण करना और विश्लेषण करना, ये आपका गलत है। ये आपका सबसे पहले आता है आपका औपचारिक निगमन, तो यहाँ पे औपचारिक निगमन है और फिर ये अनौपचारिक है, गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। सबसे पहले मानसिक चित्रण करना, फिर बच्चा उसका विश्लेषण करता है, तब उसके बाद औपचारिक निगमन करता है यानी उनमें संबंध प्रकट करता है, और उसके बाद अनौपचारिक निगमन करता है, ठीक है। सबसे पहले सपोज इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने बच्चे को क्या है एक समोसा दिखाया, तो बच्चे ने उसको क्या है अपने मानसिक चित्रण में उसको मैप बना दिया कि 3 कोणों वाला जो है यह क्या है इस प्रकार से एक जो है ट्रायंगल है, त्रिभुज है। फिर वह उसका विश्लेषण करेगा कि इसकी तीनों भुजाएं, इसकी 3 भुजा होती हैं, वह हमारा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेगा, वह विश्लेषण हुआ। औपचारिक निगमन यानी फिर उसके बीच में संबंध प्रकट करेगा कि इसकी ये साइड क्या होती है, इसके हर एंगल का जो सम होता है वह क्या, हर कोणों का सम के 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से औपचारिक निगमन करेगा, और फिर क्या है जो अनौपचारिक निगमन उसमें शुरू कर देगा, यानी उस पर प्रश्न करना शुरू कर देगा। ये आपका वैन हीले का ज्यामितीय सिद्धांत की थ्योरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा आपसे। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, पहले हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 इस प्रकार से 9 तक होती है, ठीक है। तो ये तो गलत कह रहा है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या फिर आपसे पूछा गया है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, बिल्कुल चौथा हो जाएगा, बाकी सब गलत है आपके। सही आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए, ये आपका सही है बिल्कुल। अगला दिखता है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। सबसे पहले क्या करता है? चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणीबद्ध अनुसरण करना चाहिए, यानी सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले शिक्षक को क्या है, उसे बच्चों को क्या है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे आधे हिस्सों में विभाजित करना चाहिए, यानी पहला शिक्षक ये काम करेगा। दूसरा शिक्षक क्या करेगा? उन्हें चित्र दिखाएगा, ठीक है, और आधा प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगला करेगा कि कहानी या शब्दों के द्वारा उसका प्रयोग करना सिखाएगा कि आधे को हम कैसे प्रयोग करते हैं। फिर आगे का जो आधे का चिन्ह दिखाएगा, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा। सबसे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा कि थर्ड दिखाएगा, सबसे पहले थर्ड दिखाएगा, ठीक है, श्रेणीबद्ध तरीके से, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी को उसे क्या बताना है? आधा पढ़ाना, आधा किस प्रकार से होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले वह क्या रहेगा, मूर्त पदार्थों को लाएगा। सपोज वह एक क्या है, एक रोटी ला गया, उसको क्या है उसने आधे भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से वह क्या है सबसे मूर्त चीज़ें दिखाएगा, जिससे बच्चे मूर्त पदार्थ को देख पाएंगे। उसके बाद वह क्या करेगा, चित्र दिखाएगा कि आधा किस प्रकार होता है, इसको अलग कर देगा, आधा इस प्रकार से होता है। उसके बाद क्या करेगा, उस पर कहानी बनाएगा कुछ। फिर अगले बात क्या है, उसको चिन्ह बताएगा कि 1/2 ये होता है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के समाकलन किया जाना चाहिए। यानी गणित कला के साथ भी आपको जो है गणित पढ़ाया जाना चाहिए, और सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए गणित के साथ साथ। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, ये गलत है। कक्षा 1 और 2 में आपका गणित स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। कि संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए आपको किसकी जानकारी होना आवश्यक है बच्चे को, योग की, व्यकलन की, स्थानीय मान की, या फिर गुणा की। तो स्थानीय मान मैंने आपको बताया, प्लेस वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं इसे। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आंकड़ों की रचना करना, या फिर योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ठीक है, तो अंक गणित के 4 मूल हैं आपका योग, व्यकलन, गुणा और भाग देना। ठीक है, ये 4 आपके मूलभूत संक्रियाएं हैं आपके अंक गणित में, अर्थमेटिक में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये आपके मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो है हिंदी पेडागोजी के जो प्रश्न है, आपका हिंदी पेडागोजी के प्रश्न क्या कह रहे हैं आपके। चलिए, अब शुरू करते हैं आपका हिंदी पेडागोजी। सबसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरे की बातों को समझ पाना, या फिर अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा पहला कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। तो जहाँ पे भी आपका समाज आ जाएगा, ये आपका वाइगॉस्की होगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या फिर सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की। पाठ्य पुस्तक गलत हो जाएगा, और यहाँ पूछेगा भाषा विकास समग्रता से हो सके, समग्रता से हो सके। ठीक है, ये आपका शब्दकोश की जानकारी गलत हो जाएगा, यानी डिक्शनरी से जानकारी, शब्दकोश गलत हो जाएगा। भाषा प्रयोग के विविध अवसर, या फिर सतत एवं व्यापक आकलन की, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके। ठीक है, तो भाषा प्रयोग जहाँ पे भी आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अगला है आपका लिखित भाषा का प्रयोग कब होता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लिखना, गलत। केवल यहाँ पे भी है आपका गलत। तो पहला और चौथा ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, कार्यकालीन कार्यों के लिए किया जाता है, या फिर अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, लिखित भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं, अपने को जब हम कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो तब हम लिखित भाषा का क्या है प्रयोग करते हैं, इसके हिसाब से। ठीक है, ऑप्शनों के हिसाब से। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों होता है। यानी आप भाषा की कक्षा में भाषा के खेल क्यों खिलाते हैं बच्चों को। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है,
रोचकता और जोश लाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ये गलत हो जाएगा। तो आप भाषाई खेल क्यों कराते हो? ताकि क्या है, रोचकता और जोश लाता है, यानी ठीक है, ताकि बच्चे को क्या है, बच्चे को ऊब ना सके, बच्चा थकेगा ना, इसलिए आप उनको क्या है, भाषाई खेल क्या है, खिलाते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कि आप बच्चे को कविता कहानी और उस पर चर्चा कराते हो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण कराना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन कराना मात्र है, या फिर साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो जहाँ पे मात्र आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन बचते हैं। पहला कह रहा है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, या फिर साहित्य के प्रति, साहित्य भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, इसलिए हम कविता कहानी बच्चे को पढ़ाते हैं। अगला है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय? तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास क्या है, समाज से बाहर नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन। अगला है, समावेशी कक्षा पे कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, गलत है। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित कर देता है, कम कर देता है, बिल्कुल सही है ये भी। क्योंकि जहाँ पे भी व्याकरण के नियम आ जाएंगे कि बच्चे को हमें क्या है, हिंदी पेडागोजी में आप एक बात ध्यान रखना कि जहाँ सॉरी, कि जहाँ पे भी यह आ जाएगा कि व्याकरण के नियम या फिर नियमों को कंठस्थ कराना, ये आपका गलत हो जाता है। जहाँ पे भी हिंदी पेडागोजी में व्याकरण आ जाएगा और इंग्लिश में ग्रामर आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हमें पूछा गया है आपका अनुकूल है यानी गलत है, तो यानी तो दूसरा हो जाएगा इसका सही आंसर, दूसरा, ठीक है, क्योंकि हमें गलत पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है आपका, ठीक है, कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। कि अभ्यास, जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराओगे तो उससे भाषा सीखी जाएगी, गलत हो जाएगा। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ठीक है, सही लग रहा है आपका। अगला देखता है आपका, अगला क्या कह रहा है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश के विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, गलत। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर लेते हैं। कि बच्चे जो होते हैं भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि बच्चे समृद्ध भाषा के परिवेश के सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, कि बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध ज्ञान विद्यालय में ही कर लेते हैं। अगला देखते हैं आपका, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या कहलाई थी, ठीक है। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, या फिर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, या फिर अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या है, अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, यानी कक्षा में क्या है, बहुभाषिकता है, तो जटिल चुनौती नहीं होगी, बहुभाषिकता अवरोध नहीं करेगी, समस्या नहीं बनेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगला देखते हैं आपका,
चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि यानी जो शिक्षिका है वह बच्चे के भाषा विकास के बारे में चिंतित है। ऐसा क्यों है? विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तो अगर विद्यार्थी को बात करने के घर पे कम अवसर मिलते हैं तो इसका पढ़ने से क्या रिलेटेड, भाषा से क्या रिलेशन है? नहीं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, ये भी एक कारण नहीं हो सकता। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो यही एक कारण हो सकता है, ए ऑप्शन पहला। ठीक है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। नहीं, बोलना और सीखना एक ही समान गति नहीं होती है। बड़े परिवार के बच्चों के बोलना और सीखने की गति तेज होती है, ये ऐसा कुछ नहीं है। निर्धन परिवारों के आए बच्चे की धीमी गति होती है। नहीं। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। बिल्कुल, बच्चे को हमें क्या है, अवसर देना है तभी वो सीखता है। इसका ये नहीं है कि जो बच्चा अमीर है वह जल्दी सीख जाएगा, जो बच्चा गरीब है वह लेट से सीखेगा। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमें बच्चे के लिए क्या है, बोलने के बहुत सारे अवसर देने चाहिए। अगला है, विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देना, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी देना। तो विद्यालय में समृद्ध भाषाई परिवेश यानी समृद्ध भाषाई परिवेश क्या कहलाया जाता है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलने सुनने पढ़ने और लिखने। जो आपकी चार भाषा कौशल है उनका क्या है, अधिक से अधिक अवसर देना आपका समृद्ध भाषाई परिवेश कहलाया जाता है। मैंने आपको बताया है क्या होता है, सु बो प ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपका क्या होता है, सु बो प ली। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये चार आपके भाषा के कौशल होते हैं। और सुनना और बोलना मैंने आपको बताया था, अगर आप सुनते हैं और अगर आप क्या है, पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, और अगर आप बोलते हैं या फिर आप लिखते हैं तो ये होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, ये मुझे उस टाइम याद में नहीं आया। ठीक है, इंग्लिश में तो याद था मुझे। ठीक है, लेकिन सुनना और पढ़ना जो आपको होता है ग्रहणात्मक यानी एसेप्टिव स्किल, एसेप्टिव बोलते हैं, कुछ आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, और बोलना और लिखना आपका क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक यानी प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल, इसे हम रिसेप्टिव बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे एसेप्टिव नहीं रिसेप्टिव हो जाएगा। और ये अभिव्यक्तात्मक को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं आपका। अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य में अवलोकन पर? गृह कार्य तो आपका गलत हो जाएगा, मौखिक कार्य भी गलत हो जाएगा, दो बचते हैं आपका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, आपकी एक फाइल रहती है जिसमें जब से बच्चे ने एडमिशन लिया तब तक उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी हिस्ट्री रहती है। तो अगर आप बच्चे का आकलन करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट रहता है जो होता है वो होता है आपका पोर्टफोलियो, PORTFOLI, पोर्टफोलियो। ठीक है, इंग्लिश में भी यही रहता है, पोर्टफोलियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दांश देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, या फिर शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे? और चौथा कह रहा है आपका कि चौथा क्या कह रहा है आपका कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे। तो बाद में अर्थ नहीं समझाना है। ठीक है, हमको क्या है, बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना है। ठीक है,
अगर आप ऐसे बोलते हो कि अंत में पढ़ाना, तो ये गलत हो जाएगा। अंत में शब्द सिखाना नहीं, शब्दकोश यानी डिक्शनरी दिखाएंगे नहीं। सही क्या हो जाएगा, शब्द आप लिखेंगे, उसका अर्थ बच्चे को क्या है लिखवाएंगे। यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी क्या है, आपकी हिंदी पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं हम आपका इंग्लिश पेडागोजी पे। स्टेफन क्रेसेंस थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। आपका स्टेफन क्रेशन की थ्योरी आपका बहुत बार आपकी सीटेड में भी कई बार आपकी पूछी गई है, और अब आपका यूटेड भी आपका स्टेफन क्रेशन की थ्योरी पूछने लगा है। स्टेफन क्रेशन ने क्या कहा था कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, यानी द्वितीय भाषा जो होती है, ठीक है, पहली भाषा जो बच्चा अपने घर में सीखता है, ठीक है, और दूसरी भाषा जो वह क्या है, सपोज बच्चे को इंग्लिश पढ़नी है तो वह क्या उसकी दूसरी भाषा हो गई। तो स्टेफन क्रेशन ने कहा कि दूसरी भाषा भी क्या है, बच्चा अर्जित कर लेता है, ठीक है, और वह किसके द्वारा होता है, एक बोधगम्य निवेश बोला उसने। क्या बोला, इनपुट हाइपोथेसिस, जिसे यहाँ पे इनपुट हाइपोथेसिस लिखा गया है, उसे उन्होंने क्या करा, इन जो है बोधगम्य निवेश हिंदी में कहा गया कि सपोज बच्चा एक आई स्तर पर है, हम उसको मदद करेंगे और उसका एक स्तर ऊपर ले जाएंगे, इसी को उन्होंने क्या बोला, बोधगम्य निवेश बोला। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर आई स्तर पर है तो एक स्तर ऊपर ले जाना है, तो हमें कुछ निवेश करना पड़ेगा उसमें। ये आपकी स्टेफन क्रेशन की थ्योरी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्टेफन क्रेशंस थ्योरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी आपको गलत ढूंढना है। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस है। इनपुट तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस भी है उसमें, लेकिन अधिगम हाइपोथेसिस नहीं है, लर्निंग हाइपोथेसिस नहीं है। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, यानी जब आप डिक्शनरी का यूज़ करते हो तो किस में आपका मदद नहीं करेगा। फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ल्ड, वर्ल्ड को कैसे बोलना ये तो पढ़ाएगा। बी बी प्रोफिशेंट इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी अगर आप डिक्शनरी से शब्द पढ़ोगे या फिर ढूंढोगे तो उससे क्या आप ओरल कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बिल्कुल अर्थ जान पाओगे वर्ल्ड का। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच ही जान पाओगे। लेकिन आप क्या नहीं कर पाओगे, आपका कि प्रोनाउंसिएशन कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप डिक्शनरी से शब्द पढ़ते हो तो क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया था कि द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प द लर्नर्स, ठीक है। अगला है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन, ठीक है, द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम, यानी टीचर का डोमिनेंट रोल नहीं। एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ठीक है, यानी बच्चा क्या है नई नॉलेज की खोज करता है, बिल्कुल सही। रोल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण करना, शिक्षक की नकल करना, गलत होता है। मेमोराइज करना, याद करना, ग्रामर रूल्स, मैंने आपको बोला व्याकरण के नियम। यहाँ पे इंग्लिश में क्या आ गया आपके ग्रामर रूल्स, वहाँ पे हिंदी में क्या था, व्याकरण के नियम कंठस्थ करना है। व्याकरण के नियम जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा, व्याकरण भी जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रामर रूल्स यानी व्याकरण के नियम, हिंदी इंग्लिश में बोल रहा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा, तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज़, यानी प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ताकि आप इंग्लिश को यूज़ कर पाएँ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एंसेंट, बाहर आप इंग्लिश बोल पाए, नहीं। स्कोरिंग गुड मार्क्स, मार्क्स के लिए पढ़ना, नहीं। नोइंग द ग्रामर, फिर से व्याकरण आ गया, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा कि ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए आप इंग्लिश को पढ़ते हो, ठीक है। चलिए 132वां प्रश्न है आपका, ठीक है। हाँ, 132वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज बिकॉज, यानी जब बच्चा लैंग्वेज अधिगम करता है लैंग्वेज की, तो उसका जो टॉकिंग टाइम है उसको बढ़ाना क्यों चाहिए। दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, टीचर्स फील रिलैक्स्ड वाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, यानी जो है ताकि टीचर रिलैक्स हो सके, नहीं। दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम
विद टॉकिंग देयर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं इसलिए टाइम बढ़ना चाहिए नहीं। दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, ताकि वह एक दूसरे से क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकें। और पहला कह रहा है दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज in a learning language class students talking time should be increased because they use the target language for various purposes, they can learn the correct pronunciation from each other। तो pronunciation भी नहीं हो जाएगा, पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, they use the target language for various purposes। अगला दिखता है आपका, अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर ग्रामर, यानी एक टीचर ग्रामर पढ़ाना चाहता है बच्चों को, क्लास फिफ्थ का टीचर है, तो वह किस प्रकार से पढ़ाएगा। गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज स्ट्रेटेजी, यानी प्रैक्टिस कराएगा ग्रामर की। आस्किंग द स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, यानी नियम को लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल, रूल को एग्जाम्पल के साथ बताना बच्चों को, या फिर आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली, मैंने बोला ओनली का मतलब क्या होता है केवल, ये आपका इंग्लिश में गलत हो जाता है, ठीक है। और ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे अब पहला और तीसरा में आपका कन्फ्यूजन है कि गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन विद ऑफ द रूल्स विद एग्जांपल, रूल बताना एग्जांपल के साथ साथ, और पहला कह रहा है गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका कि वह क्या है रूल भी बताए लेकिन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इस प्रकार से वह क्या है ग्रामर पढ़ाएगा बच्चों को क्लास फिफ्थ में। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, नॉट ट्रू यानी आपको गलत ढूंढना है चाइल्ड का लिटरेचर से, ठीक है। लिटरेचर क्या होता है आपका साहित्य, जितने भी आपकी कविता कहानी आपकी पोयम जितनी भी रहती है ये सब आपकी किस में आती है, आपकी लिटरेचर में आती है, साहित्य में आती है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, यानी वह बच्चों को समझने में मदद करता है उनके डाइवर्स कल्चर को, बिल्कुल सही है। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डिटोराइट्स एंड गेट वर्ड्स, यानी उनकी पढ़ने की क्षमता जो है वह घट जाती है, खराब हो जाती है, वर्ड्स हो जाती है, नहीं ये तो गलत कह रहा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, यानी वह इमेजिनेशन कल्पनाशीलता उनमें विकसित हो जाती है, बिल्कुल सही। जब बच्चे कहानी सुनते हैं उनमें क्या है कल्पनाशीलता विकसित होती है, बिल्कुल सही। इट ब्रॉडन्स देयर मेंटल होरिजन, ठीक है, ये भी आपका सही है, यानी उनकी मानसिक संरचना को विस्तार देता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। कौन सा आपका गलत है, हमें यहाँ पे नॉट पूछा गया था, आपको ध्यान रखना है प्रश्न में जहाँ पे आपको नॉट पूछा जाएगा यानी आपको गलत ढूंढना है, तो दूसरा आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगले देखते हैं आपका, वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, फिर से यहाँ पे क्या आ गया नॉट आ गया, यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क, यानी एक ग्रुप वर्क को टीचर क्या है एसेस कर रहा है, ग्रुप वर्क का आकलन कर रहा है टीचर, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। शोइंग कंसर्न फॉर अदर, अदर के यानी किसी को कंसर्न करना, बिल्कुल ये दूसरों के बारे में सोचना सही है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस, यानी कोऑपरेट करना लर्निंग प्रोसेस में, बिल्कुल। एसेसिंग ईच चाइल्ड वर्क, या फिर टॉकिंग इनिशिएट टेकिंग इनिशिएटिव, इनिशिएटिव यानी सबसे पहले टीचर करे उसको, बिल्कुल ये सही है। एसेसिंग ईच चाइल्ड वर्क, यानी हर चाइल्ड का वह क्या है काम एसेस करे, नहीं ये गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, कि हर बच्चे का क्या है वह क्या है काम एसेस करे, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, उसे लास्ट में करना है एसेस, ऐसा नहीं कि बीच बीच में उसे क्या है हर चाइल्ड का काम उसे आकलन करना है, गलत हो जाएगा। अगला देखता है आपका, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, यानी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर एक लैंग्वेज टीचर करा रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहा है, यानी डायग्नोस कर रहा है, ठीक है, तो वह एक लैंग्वेज टीचर को किस प्रकार से मदद करेगी। इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, किसके लिए इंटेलिजेंट लर्नर के लिए। शो लर्नर इन हर क्लास, कितने बच्चे हैं उसकी क्लास में। लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेस इन इंग्लिश, यानी बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है इंग्लिश पढ़ने में। द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाई हार्ट, यानी ऐसा टॉपिक जो बच्चे ने क्या है बाई हार्ट नहीं पढ़ा है उसको जानने में मदद करेगी। तो क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट एक इंग्लिश की कक्षा में क्यों हेल्पफुल है एक टीचर के लिए, यह पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे क्या हो जाता है बच्चे को कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, बच्चा कहाँ लैंग्वेज डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है उसको जानने में मदद करता है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं आपका। While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should, यानी जब टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है तो कोई बच्चे पीछे से शैतानी कर रहे हैं, लेकिन टीचर उनको क्या है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एंगेजिंग देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेल्युएटिंग हर टीचिंग मेथड, यानी उनको एंगेज करने के लिए एक शिक्षक को क्या है उनको प्रश्न पूछना चाहिए। स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स टू स्टूडेंट, यानी उसको वहीं पे पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए और उनको क्या है डिक्टेट करना चाहिए, ठीक है, उनको सीधे नोट बनाने के लिए कहना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। स्कोल्ड देम, उनको डांटना नहीं है, बच्चे को डांटना गलत हो जाएगा आपका, बच्चे को डांटना नहीं है, ठीक है। इग्नोर देम, उनको इग्नोर करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा कि आस्किंग देम टू, यहाँ पे क्या कह रहा है? एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेल्युएट हर टीचिंग मेथड, ठीक है, उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना है ताकि वह भी क्या है शोर ना करें, ठीक है। अगला क्या है? व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, यानी जब एक बच्चा क्या है स्वाभाविक रूप से भाषा को क्या है ग्रहण कर लेता है नेचुरली, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा अधिगम, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्वायर करना मतलब अपने आप नेचुरली भाषा आ जाती है। एक्वायर करता है बच्चा, यानी जो है अर्जित करता है, अर्जित करता है भाषा, अर्जित, भाषा अर्जन जिसे हम बोलते हैं, भाषा अर्जन करना, ठीक है। तो ये क्या आता है? लैंग्वेज एक्विजिशन, जब बच्चा जो है भाषा को अपने आप ही सीख जाता है अपने वातावरण में रहकर, ठीक है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी प्लस एन एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज प्रॉपरली, या फिर द प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच, भाषा बच्चे को कम्युनिकेटिव अप्रोच पे हमको फोकस किस प्रकार से करती है? उसके स्ट्रक्चर से, या फिर प्रोनाउंसिएशन करना वर्ड बाय वर्ड नहीं। ये हो जाएगा तीसरा कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी प्लस एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज, किस प्रकार से हम भाषा को यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा बल देता है। अगला था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, पठन स्किल आपको डेवलप करनी है, तो किस प्रकार से आप डेवलप करोगे ये आपसे पूछा गया है। एबिलिटी टू रीड फ्रेज करेक्टली, एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, कॉम्प्रिहेंड यानी समझना, ओनली मैंने बोला गलत हो जाएगा, एंड एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली, यानी शब्दों को करेक्टली पढ़ना नहीं, ये नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, यानी जो बच्चे ने पहले से ही जो पढ़ा है उसको शब्द को ग्रहण करना, कॉम्प्रिहेंड यानी समझना, कॉम्प्रिहेंड यानी समझना, जो उसने पहले से जो पढ़ा है उसको क्या है वो अच्छे तरीके से समझे, यही का आपका क्या है रीडिंग स्किल कहलाया जाता है, यानी अर्थ को ग्रहण करना, कॉम्प्रिहेंड यानी अर्थ को ग्रहण करना। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एक पठन जो आपका कौशल है वह कैसे विकसित हो सकता है बच्चे में, तो वह तभी विकसित होगा जब उसने जो पढ़ा है उसका वह अर्थ ग्रहण कर पाए, ठीक है। अब आपका प्रश्न है, वाइल रीडिंग अ लर्नर नीड्स टू, यानी पढ़ते समय एक लर्नर को क्या करना चाहिए? गेस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसलेट द रिटन सिंबल्स इनटू, perceive and decode letters in order to read words, understand every word to guess the meaning of the text, ठीक है। पढ़ते समय एक लर्नर को क्या करना चाहिए? गैस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी जो नए शब्द आ रहे हैं उसकी मीनिंग को समझना। मैंने आपको बताया जब भी आप पढ़ने की बात करते हो मीनिंग को समझना बिल्कुल सही है, ये तो आपके गलत है। लेकिन चौथा क्या कह रहा है? चौथा में आप देखेंगे कि अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द, हर शब्द को पढ़ना नहीं है, हर शब्द को नहीं है, जो नए शब्द आ रहे हैं उसको समझना और फिर उससे क्या है जो अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। लास्ट प्रश्न क्या है आपका कि डिप्थोंग्स आर, तो डिप्थोंग्स क्या होते हैं? आपके डबल वोवल साउंड होते हैं, ये आपका कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। डिप्थोंग्स क्या होता है? आपके डबल वोवल्स साउंड होते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें। मैंने इसमें आपको पूरा पेडागोजी की क्लास कराई है 4 सब्जेक्ट की, तो होप दैट आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।